हेलो दोस्तों, तो आप सभी का फिर से स्वागत है एसबी एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए विज्ञान के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना विज्ञान के प्रीवियस ईयर का ये पार्ट 13 वीडियो होने वाला है। इससे पहले 12 पार्ट हो चुके हैं जिसका प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर बना है, उससे आप जाके एक एक वीडियो करके जरूर देख लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सोशल स्टडीज के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसको मैं सिर्फ एक वीडियो में करा चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे हमारे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। वो मात्र 1 घंटा 30 मिनट का वीडियो है। अगर आप उस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप एक वीडियो में पूरे सोशल स्टडीज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। और उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खत्म होने के बाद मैंने सोशल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट भी चालू कर दिया है। अगर आप प्रैक्टिस सेट बहुत ही कम समय में लगाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और जो है प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। मात्र मेरा प्रत्येक वीडियो 10 से 12 मिनट का रहता है और मैं जो है 20 क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो जाके लगा लीजिएगा जो है। और भी क्वेश्चन यानी कि और भी मैं जो है वीडियो लेके आऊँगा प्रैक्टिस सेट का। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप जो है ना मेरी बात को ध्यान से सिर्फ सुनते जाइएगा तो मैं आपको वीडियो में ही याद ना करवा दूँ, तब आप हमको बोलना। बस आप मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, बस आपको ना वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन मानव का उद्भव स्थान है। आपको बताना है कि मानव का उद्भव स्थान कौन है। मानव को जो है कहाँ से जन्म लिया था? अफ्रीका से। मानव का उद्भव स्थान कौन है? अफ्रीका है। कुछ लोग ना चीन में रहते हैं, यानी कि चीन और अफ्रीका में जो है ना बहुत ही भेदभाव करते हैं। तो आपको याद रखना चीन में नहीं मारना है, आपको अफ्रीका में मारना है। मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका ही है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए अगला सवाल है, एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब उठी हुई हो तो क्या होगा। तो जब एक पारा बैरोमीटर में पारा युक्त ट्यूब को उठा दिया जाता है तो पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घट जाएगी। क्या होगी? घट जाएगी। अगर एक पारा बैरोमीटर में पारा युक्त ट्यूब को उठा देते हैं ना तो पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या हो जाएगी? घट जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है कि निम्नांकित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं है। त्वरण का क्या होता है? यानी कि त्वरण का परिभाषा क्या कहता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का आपको बताना है कि इनमें से मात्रक कौन नहीं है। इनमें से देखिए केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये तो मात्रक है, जहां पे स्क्वायर होगा वो मात्रक होगा। सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये भी त्वरण का ही मात्रक है। और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये भी त्वरण का मात्रक है। लेकिन किलोमीटर प्रति सेकेंड ये त्वरण का मात्रक नहीं है। ये जो है ना ये चाल का मात्रक होता है, चाल या फिर वेग का मात्रक होता है, याद रखना है। अब देखिए अगला सवाल क्या है यहाँ पे आपके पास कि निम्नांकित में सही सूत्र है। आपको बताना है कि इनमें से सही सूत्र जो है कौन सा सही लिखा हुआ है। देखिए ऑप्शन ए को जब आप देखेंगे तो CaCl ये सही सूत्र नहीं है, क्योंकि CaCl नहीं लिखा था, कैल्शियम क्लोराइड ऐसे लिखा था, CaCl2 लिखा था है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखिए NaSO4 सोडियम सल्फेट, ये ऐसे नहीं लिखाता है, सोडियम सल्फेट लिखाता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट ऐसे लिखाता है। अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे नहीं लिखाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र ऐसे लिखाता है CaOH का होल 2। तो ये तीनों गलत है, तो सही कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। ये जो है ना ये सही सूत्र है।
अगला सवाल है, जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत है। जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत क्या है? तो फसल चक्र का उपयोग करना, ये इसका सिद्धांत है। मिश्रित कृषि का भी प्रयोग करना, ये भी है। कार्बनिक चक्र का भी प्रयोग करना, ये भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, उपरोक्त सभी जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत है। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह द्वारा प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान होता है। पृथ्वी की सतह द्वारा प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान कितना होता है? तो 1.36 किलो जूल प्रति सेकंड होता है। 1.36 किलो जूल प्रति सेकंड होता है। अगर हम सिर्फ इसे जूल में देखेंगे तो ये जूल में होता है 1361 जूल। अगर जूल में पूछे तो 1361 जूल। तो अगर पूछे कि किलो जूल प्रति सेकेंड में तो 1.36 होता है। अगला सवाल है, आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन होगा। आर त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कितना है? आर है। तो आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन क्या होगा? तो वस्तु का वजन का फॉर्मूला क्या होता है? mg होता है। तो हो जाएगा m गुना, अब देखिए पृथ्वी के केंद्र पर बोला है तो पृथ्वी के केंद्र पर g का मान 0 होता है। g को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान 0 होता है। तो g की जगह पर 0 लिखेंगे और m गुना 0 कितना हो जाएगा? 0। यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन कितना होगा? 0 होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? सबसे सक्रिय धातु कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या रुबिडियम? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है रुबिडियम। राइट आंसर हो जाएगा डी। रुबिडियम के बाद कौन है? अगर बात करें तो रुबिडियम के बाद आता है पोटेशियम यानी कि के, और पोटेशियम के बाद है सोडियम। देखिए सबसे ज्यादा क्रियाशील अगर विकल्प के अनुसार देखें तो रुबिडियम है, आरबी रुबिडियम। उसके बाद कौन सा तत्व आता है? पोटेशियम। उसके बाद कौन सा तत्व आता है? सोडियम। और सोडियम के बाद आता है क्रियाशील में लिथियम। तो ये है सबसे ज्यादा क्रियाशील का ये जो है श्रेणी है। अगला सवाल देखिए क्या है कि सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र। यहाँ पे सल्फ्यूरस अम्ल है, आपको सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं समझना है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है सल्फ्यूरस अम्ल का H2SO3, ये सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र होता है। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के सूत्र की बात करें तो H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। अगर आपसे पूछे कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को ही अम्लों का राजा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बैटरी अम्ल किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि बैटरी अम्ल किसे कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ही बैटरी अम्ल कहते हैं, क्योंकि बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। आपको ये सभी बातें ध्यान में रखनी है। अगला सवाल है, प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है। आपको बताना है कि प्रोकैरियोटिक जीनोम में क्या होता है। हिस्टोन के बिना डीएनए होता है, आरएनए होता है, या हिस्टोन के साथ डीएनए होता है, या केवल हिस्टोन होता है। तो प्रोकैरियोटिक जीनोम में हिस्टोन के बिना डीएनए होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए, हिस्टोन के बिना डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक जीनोम में, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है। रिक्तिका, आपको याद रखना है कि रिक्तिका केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। रिक्तिका केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। तो रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 भाग है, इसका अल्पतमांक होगा। अल्पतमांक कितना होगा? तो देखिए 1 मीटर स्केल पर 0 से 2 एम्पियर के बीच 20 भाग है, मतलब 20 भाग, देखिए मतलब 20 भाग बराबर कितना एम्पियर? 2 एम्पियर। तो हमको बोला गया इसका अल्पतमांक, अल्पतमांक माने 1 भाग का निकालना है। तो जब 20 भाग है 2 एम्पियर, तो इसका अल्पतमांक 1 भाग का होना होगा। तो 1 भाग का निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 भाग इज इक्वल टू ये 2, ये 20 इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा में, तो 2 दहिया में क्या हो जाएगा? 20, यानी कि हो जाएगा क्या? 1 बटे में
10। अब 1/10, इसको 10 से भागा देंगे 1 में तो हो जाएगा कितना, 0.1 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है आपको ये बताना है। तो देखिए, ये हमारे पास एक प्रिज्म है और यहाँ पे श्वेत प्रकाश की किरण है। ये क्या है, तो श्वेत प्रकाश की किरण है, श्वेत प्रकाश है, आपको याद रखना है। तो जब हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण को भेजते हैं तो ये ना, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने कलर में विभक्त हो जाता है, 7 कलरों में ये ना विभक्त हो जाता है। और ये 7 रंगों को जिस पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो बोला गया कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अब यहां से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे ज्यादा विचलन किस कलर का होता है। जैसे श्वेत प्रकाश की किरण ये प्रिज्म से गया तो सबसे ज्यादा कौन सा कलर झुका, सबसे ज्यादा ये जो कलर झुका ना, कौन सा कलर का झुकाव ज्यादा हुआ, तो सबसे ज्यादा झुकाव होता है बैगनी कलर का। किस कलर का सबसे ज्यादा झुकाव होता है, तो बैगनी कलर का होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे कम झुकाव किस कलर का होता है, तो सबसे कम झुकाव होता है लाल कलर का होता है, आपको याद रखना है। अगर आपसे तरंगदैर्घ्य पूछा जाए कि किसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, तो देखिए बैगनी कलर का झुकाव ज्यादा हुआ तो बैगनी कलर का तरंगदैर्घ्य कम होगा, और लाल कलर का झुकाव कम हुआ तो लाल कलर का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, ज्यादा होगा। आप लोगों को ध्यान में रखना ये सभी बातें। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। चिपको आंदोलन माने चिपक जाना। चिपको आंदोलन में क्या होता था कि स्त्री जो है वो पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाती थी, इसे ही कहते चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्ष को बचाना। क्या था, वृक्ष को बचाना। अगर आपसे पूछा जाए कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में हुआ था। कहां से हुआ था, उत्तराखंड से हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था यह भी पूछा जा सकता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। आपको ये सभी बातें ध्यान में रखनी है, कहीं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला सवाल है, वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार पर प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण को यानी कि सबसे पहले वर्गीकरण करने का प्रयास किसने किया था, पहला व्यक्ति कौन था, तो कौन था, अरस्तु था। आपको याद रखना है, अरस्तु था। अगर आपसे पूछा जाए कि हुइटेकर ने सजीव जगत को कितने वर्गों में बांटा, तो 5 वर्गों में बांटा, आपको याद रखना है। और वो अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्गीकरण का पिता किसे कहते, तो लिनियस को कहा जाता है, वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। आपको ये सभी बातें ध्यान में रखनी है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्य विलयन हो। कोशिका का आयतन कब बढ़ जाएगा, तो जब बाह्य विलयन कैसा हो, हाइपोटोनिक हो ना, तब कोशिका का आयतन बढ़ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी। कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्य विलयन क्या हो, हाइपोटोनिक हो। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। कितना परसेंट, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, तो नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट पाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा, वाट यानी कि शक्ति, यानी कि विद्युत बल्ब कितना वाट का है, 100 वाट का है। तो मतलब ये शक्ति दिया गया है जिसे हम पी से सूचित करते हैं, और ये दिया गया है, इसका विभव दिया गया है, यानी कि बल्ब का विभव भी यानी कि वोल्ट। अब हमसे पूछा है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, P = VI होता है। P = VI होता है। तो हमको I निकालना है, मतलब विद्युत धारा निकालना है। तो हम I बराबर क्या लिखेंगे, P बटे में, ये भी इधर गुना में है तो भी आ जाएगा इधर बटे में, तो भी आ जाएगा इधर बटे में। तो I बराबर P बटे में,
बी हो जाएगा फॉर्मूला। अब देखिए पी का मतलब क्या होता है, तो पी का मतलब होता है शक्ति, यानी कि विद्युत बल्ब की जो कितना वाट का है, 100 वाट का है, तो पी बराबर हो जाएगा 100 वाट बटे में वी का मतलब होता है विभवांतर, वोल्ट, विभव कितना है 225 वोल्ट है, तो देखेंगे 225। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ऊपर बचा 10 और नीचे बचा 25, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 0.4 एम्पियर। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग तो इतना सॉल्व कर ही सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सी जड़ें शोषण जड़ें हैं, आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन में शोषण जड़ें कौन है, तो न्यूमेटोफोरस ये शोषण जड़ें हैं, राइट आंसर हो जाएगा डी। न्यूमेटोफोरस ये क्या है, तो ये शोषण जड़ें हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह जिसमें COOH समूह पाया जाता है उसी को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह। तो बोला गया है कि इनमें से कौन मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है, तो जिसमें COOH समूह पाया जाएगा फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो अगर हम फॉर्मिक अम्ल का सूत्र लिखना चाहें, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, देखिए तो अगर हम फॉर्मिक अम्ल का, आप लोग बताइएगा कि फॉर्मिक अम्ल का जो है ना सूत्र क्या होता है, ये आप लोग बताइएगा। तो देखिए फॉर्मिक अम्ल को हम लिखते हैं क्या, HCOOH, ये फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है। HCOOH ये फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है। तो इसमें देखिए COOH पाया गया है, तो ये हो जाएगा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि जिसमें एगो COOH का समूह पाया जाएगा। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, COOH ये होता है एसिटिक अम्ल का सूत्र। तो एसिटिक अम्ल में भी COOH समूह पाया जाता है, मतलब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल ये दोनों है, फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल ये दोनों क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। और देखिए यहां से आपसे कौन कौन सा सवाल पूछा जा सकता है कि फॉर्मिक अम्ल ये किस में पाया जाता है, तो ये चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, बिच्छू के डंक में। फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। एसिटिक अम्ल ये सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल ना ये सिरका में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल ये टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल का अगर सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है COOH का होल 2। तो इसको हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें COOH का होल 2 है, मतलब ये दो गो मोनो है, यानी कि दो गो को मोनो नहीं बोलते, दो गो को डाई बोलते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा था मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण कौन है, तो फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, राइट आंसर हो जाएगा डी। तो ये सभी मैंने क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझा दिया, 20 क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और आपको और किस किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए हमें नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।